हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 हीट एंड टेम्परेचर ऊष्मा और ताप के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF पाने के लिए इज्मा मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है, पहला प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा के अन्य रूपों में रूपांतरण किस प्रकार होता है। इसका उत्तर हो जाएगा वह ऊर्जा जो दो वस्तुओं के तापमान में अंतर होने के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है उसे ऊष्मा कहते हैं। यह हमारा उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। आगे चलते हैं, ऊष्मा का रूपांतरण ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का ऊर्जा के अन्य रूप में परिवर्तन। नंबर 1, ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ऊष्मा ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। भाप का इंजन ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रेलगाड़ी को खींचता है। ऊष्मा ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। कोयले को गर्म करने पर यह प्रकाश उत्पन्न करता है। ऊष्मा ऊर्जा का प्रकाश तथा ध्वनि में परिवर्तन। पटाखों से ऊष्मा ऊर्जा प्रकाश तथा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला आता है नंबर 2, ऊष्मा के अन्य रूपों का ऊर्जा में परिवर्तन। जब एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो मोम रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा भी ऊष्मा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे विद्युत बल्ब अथवा विद्युत ट्यूबलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवहन से आप क्या समझते हैं। संवहन के कुछ उपयोग की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, संवहन हेडिंग है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म जल स्वयं गति करके अपने आसपास ऊष्मा का स्थानांतरण करे संवहन कहलाती है। संवहन के प्रमुख उपयोग कौन कौन से हैं। नंबर 1, घरों तथा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा गर्म गैसें संवहन धाराओं के कारण ऊपर उठकर चिमनी द्वारा बाहर निकल जाती है। नंबर 2, द्रवों को गर्म तथा ठंडा रखने के लिए थर्मोफ्लास्क का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, घरों में वायु का आवागमन। नंबर 4, स्थलीय तथा समुद्री हवाओं का चलना। नंबर 5, भवनों में केंद्रीय ऊष्मा का संचरण। बच्चों, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप कैसे दिखाओगे कि जल ऊष्मा का कुचालक है। आइए देखते हैं, जल ऊष्मा का कुचालक है। जल ऊष्मा का कुचालक है। आइए प्रयोग करते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा नेट प्रॉब्लम थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आप कैसे दिखाओगे कि जल ऊष्मा का सुचालक है। उत्तर है, जल ऊष्मा का कुचालक है। आइए प्रयोग करते हैं। एक कड़े कांच की प्रणाली लीजिए और बर्फ़ का टुकड़ा तांबे की जाली में लपेटकर डाल दीजिए। प्रणाली का 3/4 भाग बर्फ़ के ठंडे पानी से भरिए और चित्र के अनुसार
आयरन स्टैंड में क्लैंप कीजिए। प्रखनली को पकड़कर बर्नर पर इसका ऊपरी सिरा गर्म कीजिए। कुछ ही समय में ऊपरी भाग के पास जल उबलने लगता है और भाप मुक्त होती है, परंतु तली पर रखी हुई बर्फ नहीं पिघलती। जल चलन द्वारा भली भांति ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करता, इसलिए जल का एक सिरा उबल रहा है और दूसरे सिरे पर बर्फ भी नहीं पिघल रही। अतः यह सिद्ध होता है कि जल तथा कांच दोनों ही ऊष्मा के कुचालक हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के कारण बताइए। नंबर 1, रेल की पटरी बनाते समय दो पटरियों के बीच कुछ अंतर छोड़ दिया जाता है, क्यों? रेल की दो पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है ताकि गर्मियों में उन्हें प्रसार मतलब बढ़ने के लिए स्थान मिल जाए, जिससे कि वे प्रसार होने से मुड़े नहीं। नंबर 2, टेलीफोन तथा बिजली के खंभों से तार स्तंभों पर कभी पूरी तरह खींचकर नहीं बांधे जाते, अर्थात उनमें झोल रखा जाता है, क्यों? दो खंभों के बीच बिजली या टेलीफोन के तार लगाते समय उन्हें कुछ ढीला छोड़ दिया जाता है ताकि सर्दियों में वे आसानी से बिना टूटे सिकुड़ सकें। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, यदि आप 2 ग्राम जल के ताप में 40 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करना चाहें तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? बच्चों, इस सवाल को आप लोग लगा लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, ऊष्मा और ताप को समझाइए। ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। ऊर्जा के अन्य रूपों की तरह ऊष्मा का भी प्रवाह होता है। किसी भी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अन्य ऊर्जा की तरह इसका मात्रक भी जूल होता है, पर इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। ताप किसी वस्तु का वह गुण जो बताता है कि दी गई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष तापीय साम्य है या नहीं है। ताप एक मूल राशि है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। केल्विन को कैपिटल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ताप एक अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 2, ऊष्माधारिता से आप क्या समझते हैं? ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इस भौतिक राशि का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन है। 1 किलो जल के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए 4.18 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। द्रव पदार्थों में पारे की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। इसी गुण के कारण पारे को थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पदार्थ और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता जूल किलो डिग्री पर 100। ठीक, पारे का कितना होता है 0.14, एल्युमिनियम का होता है 0.90, शीशे का होता है 0.128, वायु का होता है 1.0032, वनस्पति घी का 1.9646 होता है। जल का ऊष्माधारिता क्या होती है 4 यहाँ से एक पॉइंट हटा दीजिएगा बच्चों, 4.18 होता है। प्रश्न नंबर 3 है, कैलोरी क्या है? उत्तर, कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। यह माप की मीटरी पद्धति का अंग है और इसके संगत एसआई प्रणाली में अब जूल का प्रयोग किया जाता है।
किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर निकोलस क्लीमेंट ने 1824 में कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किया। प्रश्न नंबर 4 है, ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं? ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर है ऊष्मीय प्रसार, अधिकांश ठोस, द्रव तथा गैसीय पदार्थ गर्म करने पर फैल जाते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। गर्मी पाकर पदार्थ के फैलने वाले ऊष्मा के प्रभाव को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव विभिन्न पदार्थ के प्रसार की मात्रा भी भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण नंबर 1, रेल की पटरियां बिछाते समय 2 पटरियों के बीच खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इसीलिए छोड़ा जाता है। बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए, लोहे का घेरा चढ़ाना, कंक्रीट के बने पुल बनाते समय 2 जोड़ों के बीच स्थान छोड़ना, ये सब इसके उदाहरण हैं। अगला है नंबर 5, बर्फ़ का गलनांक ज्ञात करने की विधि लिखिए। उत्तर 500 ml के एक बीकर में 200 से 300 ग्राम कुटी हुई बर्फ़ लीजिए। बर्फ़ के अंदर एक तापमापी रखिए और इसका ताप नोट कीजिए। बर्फ़ को नीचे से गर्म कीजिए और प्रत्येक 30 सेकंड के पश्चात ताप नोट करते रहिए जब तक कि सारी बर्फ़ पिघल ना जाए। ताप स्थिर रहता है। यही ताप 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का गलनांक है। कुछ महत्वपूर्ण ठोस पदार्थों का गलनांक और क्वथनांक। ठोस पदार्थों का गलनांक, लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। तांबा 1882 डिग्री सेल्सियस पर 1082 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। सोना 1063 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। एल्युमिनियम 660 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। जस्ता 410 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है। और ठोस पदार्थों का गलनांक में है, क्वथनांक में है, क्वथनांक मीन्स जमना होता है, क्वथनांक मीन्स उबलना होता है, उबलना होता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। जस्ता 907 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। और तांबा जो है 2310 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर स्पष्ट करना है। चालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन माध्यम को गर्म करते हैं, संवहन माध्यम को गर्म करते हैं, ऊष्मीय विकिरण माध्यम को गर्म नहीं करते। चालन में ऊष्मा ऊर्जा एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है। संवहन में गर्म जल स्वयं गति करके ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। विकिरण में ऊष्मा ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की धीमी रीति है, संवहन ऊष्मा की धीमी रीति है। विकिरण ऊष्मा प्रकाश के वेग से चलती है। दूसरा अंतर यह है, सुचालक और कुचालक में अंतर क्या है? सुचालक वह पदार्थ जो ऊष्मा को सरलता से गुजरने देते हैं उसे सुचालक कहते हैं। कुचालक वह पदार्थ जो ऊष्मा को सरलता से गुजरने नहीं देते हैं उसे कुचालक कहते हैं। सुचालक के उदाहरण हैं सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। कुचालक के उदाहरण हैं लकड़ी, चमड़ा, ऊन, थर्माकोल, एस्बेस्टास, कपड़ा आदि। सुचालक खाना पकाने में हमें
धातु और मिश्र धातु के बर्तन काम में लाते हैं, जबकि चाय की केतली में लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं ताकि हम उनको हाथ से पकड़ सकें। यह कुचालक है। सुचालक कॉपर का उपयोग केतलियों में खाना बनाने, पानी बॉयल करने में किया जाता है। मिट्टी, लकड़ी और ईंट की अपेक्षा अधिक कुचालक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऊष्मा और ताप ऊर्जा के ही रूप हैं। दूसरा, अधिकांश पदार्थ गर्म होने पर फैल जाते हैं और ठंडा होने पर सिकुड़ जाते हैं। भाप का इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित या बदल देता है। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। बच्चों चलिए, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, सही है। किसी पदार्थ का गलनांक और हिमांक एक समान होता है, नहीं, गलत है। ठोसों में सबसे कम तथा गैस में सबसे अधिक प्रसार होता है, सही है। ठोस पदार्थों से गर्म पदार्थों में स्थानांतरित की गई ऊर्जा को ऊष्मा कहते हैं, सही है। अधिकतर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन विभिन्न तापमानों पर होता है, सही है। सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। ऊष्मा कुचालक है किसकी? लकड़ी की, चमड़ा की, ऊन की, सबकी। पानी का क्वथनांक कितना होता है, मतलब पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने लगता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होने लगता है। बच्चों, यहाँ पे आके हमारा सब प्रश्न ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय हिंद।